हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 34th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 33 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे अपनी पुरानी वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं 34th क्वेश्चन। ठीक है, तो 34th क्वेश्चन बात करता है कि मीथेन डिपॉजिट्स, मीथेन हाइड्रेट के जो डिपॉजिट्स हैं उनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट। हाँ, यहाँ पे एक माइट वर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, माइट एक जनरली एक पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है कि हाँ, शायद इस ग्लोबल वार्मिंग, ये जो है ना ग्लोबल वार्मिंग है ना, को माइट ट्रिगर कर सकती है कि शायद हाँ रिलीज कर सकती है, तो क्यों नहीं कर सकती भाई। एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी वाली एक नॉर्मल स्टेटमेंट है ये, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला है कि 90% ऑफ वर्ल्ड डिपॉजिट या 80% ऑफ वर्ल्ड डिपॉजिट, इन्होंने बोला लार्ज डिपॉजिट। अब लार्ज डिपॉजिट तो कितना ही हो सकता है, छोटा एक ढेर हो सकता है और काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो उसमें कोई ऐसा इन्होंने फिक्स, देखो दोनों स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट बताइए, इसमें ऐसा कोई भी ऐसा वर्ड या एक्सट्रीम वर्ड या डाटा कुछ यूज़ नहीं किया जहाँ पे हम लोग ये करें कि हाँ इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो सकती है। पहली स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी शो कर रही है, दूसरी स्टेटमेंट एक नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट जो बता रही है कि आर्टिक टुंड्रा या अंडर सी फ्लोर लार्ज डिपॉजिट हो मिलते हैं। आप श्योर हो आर्टिक टुंड्रा हमारा इतना बड़ा है और सी फ्लोर भी इतना बड़ा है, जहाँ पर एक्सप्लोरेशन अभी इतना किया ही नहीं होगा हमारे साइंटिस्ट वगैरह ने, हर आर्टिक टुंड्रा के हर एरिया को या सी फ्लोर के हर उस पर एक्सप्लोर किया नहीं होगा। ठीक है, और एग्जामिनर भी हर एक एक छोटी छोटी जगह जाके देखा नहीं होगा कि हाँ भाई यहाँ पे मीथेन डिपॉजिट है या नहीं है, मीथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट हमेशा एग्जामिनर ठीक ही देता है। हाँ, यहाँ पे अगर लिखा होता कि 90% ऑफ वर्ल्ड डिपॉजिट, 60% ऑफ वर्ल्ड डिपॉजिट, तो हम लोग शायद इस स्टेटमेंट को गलत कंसिडर कर लेते कि भाई फैक्ट है, क्या पता 80% ना हो, क्या पता 90% ना हो। बट यहाँ पे एग्जामिनर ने खुद बता ही दिया लार्ज डिपॉजिट्स, तो लार्ज डिपॉजिट्स कितना ही हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी है ठीक। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, मीथेन इन एटमोस्फेयर ऑक्सीडाइजेज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर ए डिकेड और टू। हाँ, ये ऑक्सीडाइज होता है, बट अब यहाँ पे देखिए आफ्टर ए डिकेड और टू, एक डिकेड में 10 साल होते हैं या 20 साल, यानी कि 1 से 20 साल तक कितनी, एक ये रेंज दे दिया है, कोई फिक्स डाटा नहीं दिया है। ठीक है, जब हम लोग पिछले हमने जितने भी PYQ हमने किए हैं उसमें हम लोग क्या करते थे, यहाँ फिक्स डाटा लिखा होता था 10 ईयर, 30 ईयर, 50 ईयर ऐसे, तो हम लोग उसको गलत करते थे। बट यहाँ पे इन्होंने एक वाइड रेंज ऑफ डाटा दिया है, कोई फिक्स नहीं दिया है। इन्होंने बोला आफ्टर ए डिकेड और टू, 10 साल या 20 साल में मीथेन है ना वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और तो जो रेंज ऑफ डाटा होता है ना वो ठीक होता है, क्योंकि वहाँ कोई फिक्स वो नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनर जस्ट बच रहा है। सपोज जैसे इसको एग्जामिनर को गलत बनाना होता तो वो क्या करता कि आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर या फिर आफ्टर 15 ईयर। ठीक है, ऐसा एग्जामिनर देता, बट एग्जामिनर ने रेंज दे दिया कि एग्जामिनर ऐसा कोई स्कोप नहीं छोड़ना चाहता जहाँ पे उसके ये जो स्टेटमेंट है इसको चैलेंज किया जाए, तो इसलिए एग्जामिनर ने रेंज दे दिया है, और इस रेंज के अंदर तो होता ही होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी है ठीक। तो इसका आंसर है डी, ऑल 3 स्टेटमेंट आर ठीक। देखो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक रूल बताता हूँ जो याद रखना। नॉर्मली जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे साइंस एंड टेक के आते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी का ये एप्लीकेशन, या जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिनमें कोई एक्सट्रीम वगैरह नहीं होती है, मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, 1 या 2 स्टेटमेंट गलत मिलती हैं मैक्सिमम टाइम। जैसे हम लोग इकोनॉमी का क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटी का देखेंगे या हिस्ट्री का देखेंगे, अभी आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, वहाँ भी हम लोग ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, बट जैसे साइंस एंड टेक के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, या फिर ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए जहाँ पे कुछ ये मोर ऑफ थोड़ा एक एप्लीकेशन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन ही है। ठीक है, जिसमें कुछ एक्सट्रीम नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, माइट वर्ड यूज़ किया है, लार्ज डिपॉजिट्स यूज़ किया है, डिकेड और रेंज ऑफ किया है, तो ऐसे में तीनों स्टेटमेंट ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम पे ये 3 स्टेटमेंट होंगी ना, जैसे 1 2 3, इनमें से 1 या 2 पक्का गलत मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि साइंस और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को छोड़ के आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग जब आएंगे ना तब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं आपको विद एग्जांपल ये इसका प्रूफ दूंगा इस रूल का। ठीक है, नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन, विच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप या बायोमास रेजिड्यू। जो हमारा क्रॉप बायोमास रेजिड्यू बच जाता है उसको जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें एटमॉस्फेयर में इनमें से कौन सी चीज़ें रिलीज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप खुद सोच के देखिएगा,
जब हम बर्न करते हैं तो पता नहीं कितनी हार्मफुल गैसेस, पार्टिकल्स, पता नहीं क्या क्या रिलीज होता होगा। ठीक है, आप श्योर हो कि ये रिलीज नहीं होता होगा, या फिर ये नहीं होता होगा, या ओजोन नहीं रिलीज होता कि या ये रिलीज नहीं होता होगा। सपोज अगर 0.0001% भी रिलीज हो गया ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो एग्जामिनर कभी ऐसा रिस्क लेगा ही नहीं। एग्जामिनर जब तक 100% श्योर ना हो ना कि हाँ भाई ये रिलीज नहीं होती हैं, तो एग्जामिनर उस चीज़ को गलत करेगा। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा भी रिलीज हो गया, छोटा भी, 0.1% भी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक मानी जाएंगी। तो आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो। ठीक है, जस्ट रेंडमली तुक्के नहीं मारने हैं, रेंडमली एलिमिनेशन ट्रिक्स नहीं लगानी है, वरना तो फिर आप गलत कर जाओगे। यूपीएससी है, कोई छोटा मोटा पेपर तो है नहीं कि आप तुक्के मार के आ गए और हाँ आपका हो गया ठीक। आप ट्रिक्स भी तभी लगा पाओगे आप जब थोड़ा खुले माइंड से, ओपन माइंड से सोचोगे अच्छी तरह कि हाँ ऐसा क्यों हो सकता है। तो ये अब क्रॉप बर्निंग में तो ये गैसेज रिलीज हो सकती है, और भी ना जाने पता नहीं कितनी गैसेज और हार्मफुल पार्टिकल्स वगैरह रिलीज होते होंगे। तो इसका आंसर है डी। ऐसे क्वेश्चन में जब तक आप श्योर ना हो ना कि हाँ भाई मैं पक्का हूँ क्रॉप रेजिड्यू बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, तो ही आप करना, वरना अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऑल पे जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 हमारा। अब देखिएगा, ये मैच द फ्लोइंग है, मोर ऑफ थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये सारी चीज़ उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में थी। एड्रियाटिक, ब्लैक सी, कैस्पियन, मेडिटेरियन, रेड सी, ये मैप ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बट हम लोग क्या, मैंने भी आपको बताया था, मैच द फ्लोइंग जब होते हैं तो 4 का 2 सॉरी 4 का 2, 5 का 3, 6 का 4। ठीक है, ये ट्रिक हम लोग फॉलो करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा है, ऑलरेडी दिए हैं 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 5 ऑप्शन। अगर आपको नॉलेज है तो अच्छा, वेल एंड गुड, तो आप नॉलेज बेस पे इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अगर सपोज नहीं है लेकिन फिर भी आपको सोल्व करना है, तो आप 5 का 3 है, 5 मैच द फ्लोइंग है, 5 का 3 रूल फॉलो कीजिएगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कट गया, अब बचा ऑप्शन ए और बी। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, और आप फिर 50-50 तक आ गए तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, या ए करिएगा या बी करिएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को फिर छोड़ना नहीं है। अब देखो 2023 में एग्जाम जो पेपर हुआ था उसमें क्या पूछा था, यहाँ पे बोल दिया था ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, या ऑल 5, या ओनली 1 या ऑल 5, ऐसा कुछ ऑप्शन था। अब यहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सा कंट्री, कौन सी बोर्ड, कौन से सी पे कौन सी बॉर्डरिंग कंट्री है। बट अगर ये 2023 की तरह एग्जामिनर सेट करता ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, तो हम लोग डायरेक्ट ओनली 3 पर जाते और हमारा आंसर ठीक होता। 2023 में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही हुई थी। ठीक है, बट बच्चे है ना घबरा गए थे कि हम लोग नॉलेज बेस्ड पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर वहाँ नॉलेज बेस्ड करने में दिक्कत हुई थी कि आपको सारे श्योर हो तभी आप कर पाओगे। अभी यहाँ पे तो सपोज देखो, जैसे इसका आंसर बी है, अगर आप श्योर हो कि 2 गलत है तो आप सीधा आंसर तक आ जाओगे। ठीक है, बट वहाँ पे जैसे 2023 में इस टाइप के ऑप्शन थे, तो वहाँ पे आपको हर ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। बट अगर आप ट्रिक्स के बेस पे जाते तो ठीक करते। तो वही है, एग्जाम अगर यूपीएससी कुछ चेंज करती है तो वही, अगर आपने कंप्लीट अच्छे से प्रिपरेशन की है ना, विद नॉलेज, कॉमन सेंस और रूल्स को सीखा है, तो आपको फायदा होगा। अगर एग्जामिनर चेंज करती है ना यूपीएससी, कहीं आपको नुकसान करेगी तो कहीं आपको फायदा भी करेगी यूपीएससी। ठीक है, वैसे कि आपको आपने जो सीखा है ना उस पर ट्रस्ट रखना है। इसका आंसर बी है। ठीक है, रूल भी फॉलो होगा इसमें, आप रूल फॉलो करके 2 ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, बाद में आपको नॉलेज लगानी है। नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन, अमंग द फ्लोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन लास्ट 5 ईयर। अब देखिए, चाइना, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम। अब एरिया वाइज देखिएगा, ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे क्योंकि हमारा इंडिया और चाइना इतना ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया भी है, इतनी बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, तो और यहाँ पे राइस नॉर्मली ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो बचा ए और बी में से। अब यहाँ पे आपको अगर नॉलेज है तो अच्छा है, नहीं तो आप तुक्का मारिएगा जो आपको ठीक लगे। इसका आंसर है बी, हमारा इंडिया। 38th क्वेश्चन देखिए, ये फिर मैच द फ्लोइंग है, फिर 5 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 का 3 रूल फॉलो। ठीक है, नॉलेज है तो अच्छी बात है, लेकिन हार्डली शायद किसी को पता होगा कि कौन सा ग्लेशियर कौन सी रिवर पे है। ठीक है, तो ये सारे 5 खासकर, तो आप नॉलेज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा। 5 का 3, तो ये सी और डी ऑप्शन कट गया। अब ए और बी पे देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर ए है। अब देखो, यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शन थे, ए या बी, यहाँ पे भी ए या बी। अब मैं सपोज मैं ये एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं क्या करता, दोनों का ए लगा के आता। ठीक है,
ए इसमें ए इसमें, अगर मेरा एक ठीक होता तो मेरा एक गलत भी होता, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी थी कि मैं यहाँ बी लगा देता, यहाँ पे ए लगा देता 36 क्वेश्चन में, और 38 क्वेश्चन में बी लगा देता, तो मेरे दोनों गलत हो जाते, क्योंकि दोनों में हम लोग 50-50 तक पहुँच गए थे। और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ अगर 50-50 तक पहुँच जाए ना, दोनों का एक ही ऑप्शन लगाए, दोनों में ए में लगा देता, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। मैं जानता हूँ कि आप लोग लगाओगे कि यार ये तो ऐसे तुक्के कैसे चलते हैं यूपीएससी में, बट ट्रस्ट मी, ये काम चीज़ें करती हैं। मैच द फ्लोइंग में मैंने ये दिखाई, आप आगे वाले 20, 21, 22, 23 वहाँ आगे वाले ईयर्स में देखना, वहाँ भी ये सेम ट्रिक्स हम लोग फॉलो करेंगे। 2017-18 का मैंने डिस्कस किया, वहाँ भी मैंने ये चीज़ फॉलो की है। तो ये चीज़ें काम करती हैं, भले ही आपको फाइनल आंसर तक ना पहुँचाए, लेकिन आपको एटलीस्ट 50-50 दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प करेगी ना। तो वहाँ पे आप बचे हुए में नॉलेज भी यूज़ कर सकते हैं और आपका लक भी मैटर करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ ट्रस्ट रखना इन चीज़ों पे, ये चीज़ें काम करती हैं। अब देखना 39 क्वेश्चन। इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफुरेन, मिथाइल पैराथियन फोरेट और ट्राइजोफोज इज व्यूड विद एप्रीहेंशन। अब देखना, ये केमिंग में छोटी से कह सकता हूँ, जितने भी बच्चों ने उस टाइम अटेम्प्ट एग्जाम ये दिया था 2019 का, 70-80% ने तो कभी ये नाम सुने भी नहीं होंगे, 90% से भी ज़्यादा आप लगा लीजिएगा। कार्बोफुरेन सुनोगा, बट मिथाइल पैराथियोन, फोरेट, ट्राइजोफोज ये होते क्या किसी ने सुना भी नहीं होगा, ना कुछ किसी को पता होगा। लेकिन फिर भी हम लोग कॉमन सेंस और रूल से कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आप वो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए कि ये जो केमिकल्स के नाम दिए हैं ना, दी व्यूड विद एप्रीहेंशन, ठीक है। इसका मतलब ये नेगेटिव टोन में पूछा है, इनका कुछ हार्मफुल हार्मफुल इम्पैक्ट हुआ होगा, इसलिए बोला है कि ये एप्रीहेंशन से देखे जाते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है नेगेटिव, क्वेश्चन की जो डिमांड है। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिएगा, पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, डेली हम लोग पढ़ते हैं पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर का पॉजिटिव तो होता है, बट उतना ही ज़्यादा नेगेटिव हार्मफुल इम्पैक्ट भी होता है, तो ये नेगेटिव टोन। प्रिजर्वेशन इन प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड में उनको फूड को प्रिजर्व करने के लिए काम आते हैं, तो ये क्या, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट शो कर रहा है। फ्रूट राइपनिंग एजेंट, ये भी पॉजिटिव। मॉइस्चरिंग एजेंट्स इन कॉस्मेटिक्स, ये भी पॉजिटिव। इन लास्ट वाली तीनों स्टेटमेंट में कुछ ऐसा बताया है जो इंडिकेट करे कि हाँ नेगेटिव टोन है या हमें एप्रीहेंशन होना चाहिए, ठीक है। बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, यहाँ पे नेगेटिव टोन सो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स में उनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वाटर साइकिल पे होता है, सोयल प्रोडक्टिविटी पे होता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसका आंसर हो गया ए। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई नॉलेज है, कभी आपने पढ़ा नहीं होगा न्यूज़पेपर में कहीं पे भी, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा कॉमन सेंस और जो रूल्स हैं उनको सीखोगे तो ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। और यही क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप कट ऑफ से अच्छे मार्जिन से क्लियर करोगे या नहीं करोगे। नॉर्मली जो पॉलिटी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं वो हर बच्चा कर लेता है लगभग, अगर उसने अच्छे से तैयारी की है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये डिसाइड करेंगे हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और इनको आपको कॉमन सेंस और जो ये ट्रिक्स हैं, ये PYQ से प्रैक्टिस करके, समझ के, सीख के ही कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा क्लियर। क्वेश्चन में पूछा है एप्रीहेंशन से केमिकल्स देखे गए हैं, तो एप्रीहेंशन यानी कि इनका कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेज होते होंगे, और नेगेटिव कंसिक्वेंसेज ये ए ऑप्शन ही है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40th क्वेश्चन। अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए रामसर कन्वेंशन है, अब मैंडेटरी, लीगली बाइंडिंग, ऐसी चीज़ों को हम लोग गलत मानते हैं, ठीक है। जहाँ भी ये वर्ड आ जाए ना, मैंडेटरी, लीगली बाइंडिंग, जैसे 2025 के में भी ये क्वेश्चन आया था, हेल्थ या कॉन्फ्रेंस का कुछ था शायद, और हर साल ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे लिखा हो कि इस कन्वेंशन या इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये कोई समिट वगैरह है, यहाँ से जो आउटकम आया वो मैंडेटरी है या लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। मैंडेटरी और लीगली बाइंडिंग ये चीज़ें जहाँ हो हम लोग उनको गलत कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई गलत। स्टेटमेंट पढ़ने में पॉजिटिव लग रही है कि भाई हाँ रामसर कन्वेंशन है, वेटलैंड्स के रिगार्डिंग ही है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ए गया और डी गया। अब बचा हमारा बी और सी, और यानी कि या तो सिर्फ थर्ड ओनली या 2 and 3 बोथ। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 210 वर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। तो देखो ये पढ़ने में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रही है कि हाँ जो वेटलैंड रूल्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए थे 2010 में, वो रामसर कन्वेंशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे थे, वहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हम लोग ठीक मानेंगे।
थर्ड स्टेटमेंट, द वेटलैंड रूल 2010 आल्सो एनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन्स ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय अथॉरिटी। हाँ, ये भी एक जनरल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हम क्या मानेंगे, सेकंड और थर्ड दोनों ठीक। बट यहाँ पे इसका आंसर दिया यूपीएससी ने सिर्फ और सिर्फ सी, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉमन सेंस जो भी रूल हमने फॉलो किया वो होगा हमारा गलत। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अनलेस वो एप्लीकेशन बेस्ड हो या कुछ हो, उनमें से तीनों ठीक नहीं है, 1 या 2 पक्का गलत मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो चीज़ फॉलो हुई है। 3 स्टेटमेंट थी, फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंडेटरी दे दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंट का है, बट यहाँ पे कोई एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा एक रूल है कि लीगली बाइंडिंग और मैंडेटरी वर्ड जहाँ मिले वहाँ गलत होता है। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, तो इसका मतलब ऑल तीनों नहीं होंगी पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसका आंसर सी है। अगर ये क्वेश्चन आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर रहे हो, सेकंड स्टेटमेंट होनी ठीक चाहिए, बट पता नहीं यूपीएससी ने क्या सोचा, बट ठीक है, क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है, हमारा रूल फेल कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। 41 क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एग्रीकल्चर सोयल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट। हाँ भाई, क्यों नहीं करते हो कि एग्रीकल्चर सोयल जो नाइट्रोजन साइकिल होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो वहाँ से नाइट्रोजन भी तो रिलीज कर सकती होगी ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एग्रीकल्चर सोयल। अनलेस आप श्योर हो 100% कि हाँ भाई मैं प्रॉपर रिसर्च हुई है, प्रॉपर 100% श्योर है कि कोई चांसेस नहीं है कि थोड़ा भी नाइट्रोजन ऑक्साइड एग्रीकल्चर सोयल रिलीज कर रही हो, तो आप इसको गलत कीजिएगा, वरना नहीं है तो पॉसिबिलिटी है ना, थोड़ा भी रिलीज कर दिया तो ये स्टेटमेंट होगी फर्स्ट। ये क्वेश्चन है ना, सेम ये ऊपर जैसा इसी चीज़ों से इंस्पायर है जो हमने यहाँ पीछे डिस्कस किया था ना क्वेश्चन, जैसे ये 35th क्वेश्चन है, 35th हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम उसी जो लॉजिक और जो कंसेप्ट जो कॉमन सेंस हमने यहाँ यूज़ की थी वो यहीं इसी क्वेश्चन में भी यूज़ हो रही है 41 में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट। हाँ सेम वही, क्यों नहीं करते होंगे कैटल रिलीज अमोनिया, ये भी स्टेटमेंट ठीक। थर्ड स्टेटमेंट, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट। हाँ भाई, क्यों नहीं करते होंगे, पोल्ट्री इंडस्ट्री में रिएक्टिव नाइट्रोजन वगैरह, आप श्योर हो कि नहीं करते हो 100% कि थोड़ा अमाउंट भी रिलीज नहीं करते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ कट नहीं कर सकते, कुछ एलिमिनेशन लगनी है, ये एप्लीकेशन बेस्ड नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इनमें ये तीनों ठीक। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट थी, बट ये इन्वायरमेंट साइंस एंड टाइप का, ऐसा साइंस एंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है कि हम लोग इसको गलत कंसीडर करें वो सब करें, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है 42nd क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियर, ईसापुर और कंसबाती। अब ये देखिए 3 नाम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं सुने तो ठीक है, वरना अब इनमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। अब देखिए, एक तो जहाँ पे ये मिल जाए ना रिसेंटली, नाउ, उस क्वेश्चन को आप गलती कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है, जहाँ पे ये वर्ड आ जाए रिसेंटली, नाउ, वो स्टेटमेंट नॉर्मली गलत होती है अगर वो फैक्चुअल टाइप हो ज़्यादा। ठीक है, मोर ऑफ फैक्चुअल टाइप हो, एप्लीकेशन बेस्ड हो तो वहाँ नहीं करेंगे, लेकिन अगर फैक्चुअल, जहाँ पे यहाँ पे फैक्ट पूछा है कि एक यूरेनियम डिपॉजिट है जिसको रिसेंटली डिस्कवर्ड किया है, तो ऐसी चीज़ों को आप लोग गलत कंसीडर कीजिएगा। सेकेंड, अब देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हम ज्योग्राफी में फॉरेस्ट वगैरह ये सब पढ़ते हैं, क्लाइमेट्स वगैरह पढ़ते हैं, वर्ल्ड क्लाइमेट्स, वर्ल्ड डिफरेंट फॉरेस्ट, इंडिया के फॉरेस्ट, हम लोगों ने कभी सुना है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नाम? कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, और जो आप लोग इतना डाइवर्सिटी, इतना डेप्थ में चीज़ों को पढ़ते हो ना, तो आपने जो पढ़ा है, जो सुना है, उस पर ट्रस्ट रखिएगा, जो चीज़ नहीं सुनी है तो वो नहीं होती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमने कभी ये सुना नहीं, तो इसको भी गलत मानिएगा। अब अंडरग्राउंड केव सिस्टम, ये भी हमने कभी सुना नहीं है, इसको भी गलत मानिएगा। और अंडरग्राउंड केव सिस्टम कितने होंगे, बहुत थोड़े होंगे, अगर कभी ये न्यूज़ में होंगे या कुछ होता तो हमने कभी सुना होता पक्का। अब आप वाटर रिजर्वर्स देखिएगा, वाटर रिजर्वर तो हजारों लाखों हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, किसी एक छोटे गांव में भी, हर गांव में भी वाटर रिजर्वर मिल जाएगा। ठीक है, हर शहर में मिल जाएगा, हर गांव में कई सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, लाख्स की, हजारों लाखों की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और एग्जामिनर हर रिजर्वर का नाम तो याद रखा नहीं होगा उसने, और एग्जामिनर, अब एग्जामिनर ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं कि रेंडमली कुछ भी पूछ लेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मुझे पूछना है, कि बच्चों को पता ही नहीं होगा, चाहे वो कितना ही पढ़ ले, कहीं से पढ़ ले, बच्चों को ये क्वेश्चन तो सोल्व कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में 90+ क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसा हिंट देता है, जो या तो वो क्वेश्चन बेसिक रिसोर्सेज से आते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सोचोगे ना तो वहाँ से उसको आप सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो 3 नाम है, ये हमने ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कभी सुने, ना कोई रिसेंटली यूरेनियम डिपॉजिट साइड में होती, तो हमने कभी, अगर
डिस्कवर्ड हुई होती ना तो हम लोग न्यूज़ में पक्का सुनते इसको। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी नहीं है, अंडरग्राउंड केव सिस्टम भी कभी सुना नहीं, लेकिन वाटर रिजर्वर्स हज़ारों लाखों है पूरे इंडिया में, तो कहीं से भी नाम देख के एग्जामिनर ने उठा लिए होंगे। इसका आंसर है डी। और जो लॉजिक मैंने समझाया वही लॉजिक एग्जामिनर ने भी सोचा कि हाँ बच्चों को इस चीज़ में सोचना है। अब देखना, सपोज ये चीज़ आपको नहीं पता थी, अब मैंने आपको बताया, आपने यहाँ से सीखी। अब फ़ायदा क्या है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आप इस लाइन पे थिंक कर पाओगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, यही फ़ायदा होता है। ठीक है, मैक्सिमम लोग जैसे बोलते हैं कि आंसर की आने के बाद तो हर कोई बता देगा कि हाँ इसमें ये लगा ये लगा। हाँ मैं एग्री करता हूँ, जैसे आंसर की आई उसके बाद हर कोई बता देगा कि इसमें ये लगा ये लगा ये लगा। ठीक है, लेकिन आंसर की आने के बाद अगर आपने वो सीखा ना कि हाँ इसमें ये कंसेप्ट क्यों लगा, ये लॉजिक क्यों लगा, वो सीखो और उसको फिर बाद में अप्लाई करो ना, तभी तो आप लोग सीख पाओगे ना। वही चीज़ है, अगर आपने 10 कंसेप्ट सीखे, 10 में से आंसर बाद में, आंसर रिलीज होने के बाद में प्रॉपर 1 साल बाद उन 10 कंसेप्ट को आप सीखो, बाद में उनको अप्लाई करो, 7-8 आप अप्लाई करो। मेन आपका फायदा क्या है, आपको क्या है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आप क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, तो बस उससे मतलब रखो ना आप लोग। और ये कंसेप्ट अगर यहाँ यूज हुए तो आगे भी यूज होगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन। In the context of proposals to the use of hydrogen enriched CNG as fuel for buses in public transport, consider the following statement। ये हाइड्रोजन CNG जो बसेज थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया, इनका क्या फायदा है वो बताया। फर्स्ट स्टेटमेंट, द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ एनसी इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन। ये एलिमिनेशन यानी कि 100% खत्म हो जाना, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। एलिमिनेशन एक एक्सट्रीम वर्ड है। ठीक है, तो ये होगी गलत। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, आप ऑप्शन कट कीजिएगा, ए गया और डी गया। अब या तो सिर्फ 2 और 3rd या सिर्फ 4th ओनली। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, एक साइंस एंड टेक का एक रूल ये भी है कि सिर्फ 2 टेक्नोलॉजी की बात हो रही हो, ठीक है, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है और एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी हमेशा बेस्ट होगी एज कम्पेयर टू ओल्ड। ठीक है, और ये इनिशियली काफ़ी कॉस्टली भी होगी एज कम्पेयर टू ओल्ड। ठीक है, ये नियम याद रखना। और इसी थीम्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है हर साल, मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने, और यही लॉजिक हमारा यहाँ पे भी यूज होगा। फोर्थ स्टेटमेंट देखिएगा, HCNG मेक द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG। ठीक है, ठीक है, जो हाइड्रोजन कंप्रेस्ड जो CNG है ना वो फ्यूल को लेस एक्सपेंसिव बनाएगी देन CNG। ये गलत है, जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाती है। ठीक है, CNG क्या है, ओल्ड है, हाइड्रोजन CNG ये न्यू है, इससे बेटर है। तो स्टार्टिंग में ये काफ़ी कॉस्टलियर होगी ना एज कम्पेयर टू इससे। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते थे, कोल बेस्ड पावर प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, बाद में हम लोगों ने सोलर एनर्जी को हार्नेस स्टार्ट किया और सोलर पैनल्स वगैरह बनाए। अब क्या था, ये कोल के कंपेयर में न्यू टेक्नोलॉजी भी है और काफ़ी बेटर भी है। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और बहुत काफ़ी एडवांटेज है, लेकिन ये कॉस्टली है। ठीक है, आप लोग सबने सुना था कि स्टार्टिंग में इसकी कॉस्ट पर यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट प्रोडक्शन आती है सोलर पैनल्स की वो काफ़ी महंगी आती है इसके कंपेयर में। विद टाइम चीज़ें और इनकी कॉस्ट कम आती है, लेकिन इनिशियल में चीज़ें महंगी होती हैं, और यूपीएससी वही चीज़ पूछी है एग्जामिनर ने यहाँ। तो जो HCNG गैस है वो कॉस्टली होगी एज कम्पेयर टू CNG, ना कि वो। ठीक है, फिर भी आप सेकंड, ये तो ये क्वेश्चन होगा गलत। अगर सपोज अभी आप ऐसा नहीं सोच पा रहे तो अभी सेकंड थर्ड स्टेटमेंट देखिए, HCNG एज ए फ्यूल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन। हाँ वो रिड्यूस करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी है, बेटर होगी तो रिड्यूस तो करेगा बट एलिमिनेट नहीं करेगा, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये ठीक। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंड विद CNG एज ए फ्यूल। अब इन्होंने बोला है कि 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंड। अब 1/5 कितना होता है, 20%, यानी कि 1 से 20% तक कैन बी ब्लेंडेड। तो कैन बी एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये ब्लेंड हो सकता है। अब 1 से 20% तो कितना ही हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, रेंज है डाटा की, कोई फिक्स डाटा नहीं है कि हाँ भी एग्जैक्ट 30% ब्लेंड होगा, एग्जैक्ट 10% ब्लेंड होगा। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डाटा होता तो हम लोग इसको गलत करते, बट एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा, यहाँ पे रेंज पूछी है एग्जामिनर ने, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई ठीक। तो इसका ऑप्शन ये है 2 और 3। और फोर्थ गलत क्यों है वो मैंने आपको बता दिया।
नेक्स्ट है 44th क्वेश्चन, व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन ए क्लाउडी नाइट। ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड है, इसमें कोई रूल्स वगैरह हम लोग नहीं कर सकते। क्लाउड्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। 44th का आंसर है बी। नेक्स्ट है 45th क्वेश्चन, ये भी पॉलिटी का है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये गलत है, ये 44th अमेंडमेंट नहीं था, आई थिंक 42nd अमेंडमेंट था। 44th अमेंडमेंट में तो चीज़ों को ठीक किया गया था, इंप्रूवमेंट लाई गई थी प्रीवियस अमेंडमेंट्स के थ्रू, जो नेगेटिव जो रूल्स वगैरह जो गवर्नमेंट ने बनाए थे। तो ये स्टेटमेंट है गलत। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एज बीइंग वॉयलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ, ये स्टेटमेंट है ठीक। ठीक, नॉलेज बेस्ड था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 46th क्वेश्चन। अब देखिए, द मोशन टू इम्पीच ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर जजेस एक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दैट लक्ष्मीकांत में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके जो रिमूवल का प्रोसेस है वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्पीकर भी रिजेक्ट कर सकता है, जो मोशन है ना जजेस को रिमूव करने के लिए लाया गया उसको स्पीकर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट है गलत। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, ये स्टेटमेंट जहाँ भी लिखी होती है हम लोग करते हैं गलत। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, ये रूल है पॉलिटी का, जहाँ पे लिखा हो ना एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट है गलत। ये भी हो गया, ये फर्स्ट ए स्टेटमेंट गया। ठीक है, अब डिटेल ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस आर गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट। ठीक है, ये एक्ट है। अब देखना, यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है तो कहीं तो डिफाइन होगी ना, किसी कानून में, कहीं लॉ में, तो ये इसी लॉ में, इसी कानून में डिफाइंड है कैसे रिमूव करना है। ठीक है, और ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 और 4 है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गई, सेकंड भी गलत हो गई, ये भी गलत, ये भी गलत। थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, इफ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ ए जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग द लॉ रिक्वायर द मोशन टू बी बैक्ड बाय कौन सी मेजोरिटी से है, मेजोरिटी ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से कॉपी पेस्ट किया एग्जामिनर ने, आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट है 47th, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ये भी अगर आपने 9th शेड्यूल पढ़ रहा है, ये उस टाइम ऐड हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अब 9th शेड्यूल क्या है ये आप लोगों को पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही था, इसमें और कोई लॉजिक वगैरह हम लोग यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा, कॉल सेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है। अब एप्लीकेशन बेस्ड है नहीं, तीनों कहीं फैक्चुअल है या कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा, तो तीनों हो नहीं सकती है। वो जो मैंने आपको रूल बताया था ना स्टार्टिंग में कि 3 स्टेटमेंट वाला, अनलेस ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होता या इन्वायरमेंट का कुछ ऐसा होता जो एप्लीकेशन बेस्ड ही होता, शो कर रहा होता है कि हाँ ये इसका इम्पैक्ट है, ये इसका इम्पैक्ट है, ये ऐसे ऐसे, वो सब नहीं है। तो 3 स्टेटमेंट में फैक्चुअल है, तो पक्का 1 या 2 स्टेटमेंट गलत होगी। तो देखिए, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। हाँ, ये हर किसी को पता होगा ही होगा आराम से। ठीक है, फिर भी नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को होल्ड, स्टेटमेंट को होल्ड कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आइएगा, नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। मैंने क्या बताया था, नाउ, रिसेंटली, ये होते हैं गलत, अनलेस वो एप्लीकेशन बेस्ड हो। यहाँ पे ये फैक्चुअल है कि अभी कोल ब्लॉक्स को लॉटरी बेसिस पे अलोकेट कर रहे हैं। अब आप खुद भी सोचिएगा, अगर हम लॉटरी बेसिस पे अलोकेट करेंगे ना तो करप्शन होगा, स्कैंडल्स वगैरह होंगे। ठीक है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और गवर्नमेंट ऐसा स्टेप कभी नहीं लेगी। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। थर्ड स्टेटमेंट, टिल रिसेंटली, देखिए टिल रिसेंटली, ये भी गलत। इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज ए सेल्फ सफिशिएंट इन द कोल प्रोडक्शन। तो है नहीं, आप सबने पढ़ा होगा कि हम लोग, इंडिया अभी भी कोल को इंपोर्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, इसका आंसर है सिर्फ ए। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि अनलेस कोई फैक्चुअल हो, जहाँ पे फैक्चुअल हो ना स्टेटमेंट्स में, और वहाँ पे नाउ या रिसेंटली ऐसा बोल रहा, तो वो चीज़ें गलत होती है। अनलेस वो एप्लीकेशन बेस्ड हो या फिर इन्वायरमेंट या ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो इम्पैक्ट शो कर रहा हो कि हाँ इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है, रिसेंटली द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज सीन ऑन दिस स्पीसीज, वहाँ पे ठीक हो सकता है, बट फैक्चुअल चीज़ों में इसको गलती मानना आप। नेक्स्ट है 49th क्वेश्चन। देखिए, द पर, ये वही सेम, फिर 3 स्टेटमेंट फैक्चुअल है तो तीनों तो हो नहीं सकती। अब देखना कौन सी गलत है कौन सी ठीक है वो देखेंगे। पार्लियामेंट का ये एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, एग्जेम्प्ट सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हाँ भाई, ये ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अभी नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं,
द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम। हाँ, ये भी फैक्ट है, क्या पता 6 टाइम हो, क्या पता 4 टाइम हो, गलत होने के चांसेस हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेल डिफाइंड नहीं होता भाई, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। थर्ड डेफिनेटली गलत है, थर्ड को कीजिएगा, आप सीधा आंसर पे आ गए। अब देखिए, आप लोगों का डाउट हो सकता है कि भाई ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है कुछ कि इसको गलत करें, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे 5 टाइम है और यहाँ पे है कि वेल डिफाइंड, हो तो दोनों गलत सकते हैं, ठीक है। बट अगर दोनों गलत कर दिया, सी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया। अब ए और बी में देखिए, कोई एक तो इनमें से पक्का ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि सर हम इसको ही 5 टाइम वाले को ही ठीक क्यों माने, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेल डिफाइंड है, इसको गलत क्यों, इसको ठीक क्यों नहीं मान सकते। अब मैं यहाँ पे चीज़ बताता हूँ, देखो यहाँ पे है ना रूल्स होते हैं, ये जो ये चीज़ें है ना कि वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पक्का है, यहाँ पे 5 टाइम क्या पता हुआ वो अमेंड, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन हमने इतना कॉन्स्टिट्यूशन पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ी है, वो सब पढ़ा है, ये चीज़ें हमेशा गलत होती हैं। कुछ प्राइमरी रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमेशा गलत होंगे ही होंगे, ठीक है। और ये जो टर्म है ना, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये हमने कहीं नहीं पढ़ी होगी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें डिफाइन नहीं है, हर वर्ड डिफाइन नहीं है। जैसे माइनॉरिटी क्या है वो भी डिफाइन नहीं है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, वो डिफाइंड नहीं है, वो जस्ट मेंशन कर दिए हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है गलत होने की। ये जो एक्ट है ये तो क्या पता 5 टाइम अमेंड हुआ हो, इसकी चांसेस फिर भी ठीक है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा गलत होने की। हाँ, अगर यहाँ पे सपोज ऐसा ऑप्शन होता 1 ओनली 1 या फिर 2 एंड 3, 1 2 3 ओनली 3, तो हम इन तीनों को गलत कर देते, फैक्ट, ये फैक्ट है रूल मान के, बट ठीक है, और ओनली 1 टिक करते। बट ऐसा ऑप्शन है नहीं ना एग्जामिनर ने, और आप लोगों को डिसाइड करना है कि 2 और 3 में से कौन सी एक गलत करोगे, एक तो पक्का ठीक है। तो आप उस पर जाइए ना जिसकी पॉसिबिलिटी गलत होने की ज़्यादा है, वेल डिफाइंड की ज़्यादा है। यहाँ पे 5 टाइम्स ये थोड़ा ठीक हो भी सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड तो है ही नहीं कहीं भी, तो इसका आंसर है सिर्फ ए, ठीक है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, पॉलिटी का है, ट्राइबल लैंड्स को रेगुलेट वगैरह माइनिंग वगैरह के लिए, तो कौन सा शेड्यूल है, 5th शेड्यूल, नॉलेज बेस है, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें हम लोग कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। प्लीज़ एक सेकंड दीजिए, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए गाइस, नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, पीवीटीजी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। यहाँ भी मैं आपको एक नई ट्रिक सिखाऊंगा, ध्यान से सीखिएगा उसको। पीवीटीजी रिसाइड इन 18 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, फैक्ट है, इसको गलत किया जा सकता है, चांसेस है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ए स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। अब आप खुद देखिएगा, एक तो वन ऑफ द चीज जहाँ होती है वो होता है ठीक, वन ऑफ द, मे, माइट, कैन, ऐसी चीज़ें होती हैं ठीक। दूसरी चीज़ पीवीटीजी है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, अगर इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है, तो ये क्राइटेरिया है इनको डिफाइन करने का। हाँ, तो तभी तो हम लोग इनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना, तभी इनको स्पेशल राइट्स, स्पेशल प्रोविजन होंगे हमारे कानून में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इनको हम प्रोवाइड करेंगे ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकती है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, देयर आर 95 पीवीटीजी ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार, ये भी एक फैक्ट है, गलत होने के चांसेस हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इरूलर और कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजी। देखिए 4 स्टेटमेंट है, फैक्ट भी पूछा है, वो सब है, तो चारों तो ठीक होंगे नहीं, और वैसे भी इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं हर जगह, ठीक है, तो कोई एक तो पक्का गलत है। अब देखना, 2 फैक्ट है, यहाँ भी फैक्ट है और यहाँ भी फैक्ट है, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक ठीक होगी, एक गलत होगी। फिर भी आप थर्ड सेकंड स्टेटमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब फोर्थ स्टेटमेंट आप खुद सोच के देखिएगा, पीवीटीजी ग्रुप कितनी है, वैसे आई थिंक 75 है, लेकिन फिर भी आप लाइक इतनी सारी पीवीटीजी ग्रुप है, एग्जामिनर हर पीवीटी ग्रुप की हर लिस्ट को तो जाके देखेगा नहीं, उसने डायरेक्ट लिस्ट में से कोई 2 नाम उठाए और वो डायरेक्ट पूछ लिए यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ में, ठीक है। ये रूल होता है कि आप खुद सोच के देखिएगा कि वो पॉसिबिलिटी है एग्जामिनर के लिए, कि एग्जामिनर पूरी लिस्ट ओपन करेगा, फिर देखे, और एक साइड तो सभी ट्राइब्स हैं इंडिया की, उनकी लिस्ट ओपन करेगा, एक साइड पीवीटीजी की लिस्ट ओपन करेगा, फिर एग्जामिनर ये नाम ढूंढेगा कि जो ट्राइब्स में तो है बट पीवीटीजी में नहीं है। इतने एफर्ट्स कोई नहीं लगाता भाई, एग्जामिनर ने डायरेक्ट पीवीटीजी की लिस्ट उठाई, वहाँ से 2 नाम उठाए और वो पूछ लिए, ठीक है।
यही सेम लॉजिक हमने मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था ना, आई थिंक 2019 का ही था, ये भी 2018 का, जहाँ पे मैच द फॉलोइंग थे, इधर नेम थे और इधर ऑर्गेनाइजेशन थे। तो वहाँ पे आई थिंक के.सी. नियोगी जी थे और वो थे कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं या नहीं। और वहाँ पे मैंने बताया था 200 या 300 प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। एग्जामिनर हर नाम को तो क्रॉस चेक नहीं करेगा ना, एग्जामिनर डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर का नेम उठाया, वही यहाँ पे एग्जामिनर ने किया। हर नाम, हर ट्राइब के नाम को तो एग्जामिनर क्रॉस चेक नहीं करेगा, उसने डायरेक्ट जो पीवीटीजी थी उनका ही नाम उठाया। ठीक है, देखिए कैसे कंसेप्ट आपस में लिंक होते हैं, कैसे जो यूपीएससी वो पैटर्न फॉलो करती है, वो सेम लॉजिक अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई हुआ। अब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे है दो फैक्ट, 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पे सिर्फ 19 पीवीटीजी। तो एग्जामिनर के लिए चेंज करना कौन सा आसान है, ये थर्ड स्टेटमेंट वाला। 95 की जगह क्या पता 85 हो, क्या पता 75 हो, क्या पता 80 हो। ठीक है, और लेकिन इसको तो एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं प्रॉपर पढ़ा होगा कि पीवीटीजी भी 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, इसको एग्जामिनर को चेंज करना आसान है और यही गलत है। ठीक है, इसका आंसर है सी। अब मैं यहाँ पे आपको एक रूल और सिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप समझ गए अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको याद कर लीजिएगा। एक होता है फैक्ट, जैसे कि ये है 18 स्टेट 1 यूटी, यहाँ पे दो डाटा है, और एक है 95 पीवीटीजी, ये डाटा। एक होता है फैक्ट, जैसे कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का नाम दे दिया हो, एक तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो जैसे कि यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और एक हो यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वर्ल्ड बैंक लगा लीजिए या फिर यूएनसीडी कोई भी। और ये भी 2017 या 18 का पीवाईक्यू ही है, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। ये है फैक्ट, ठीक है, और ये है एग्जैक्ट डाटा। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा जो सिंगल डाटा होगा वो गलत होगा, और जो मल्टीपल डाटा होंगे वो ठीक होंगे। लेकिन जहाँ पे डाटा नहीं होगा ना, जहाँ पे और अदर फैक्ट होंगे, वहाँ पे सिंगल फैक्ट ठीक होगा और जो मल्टीपल फैक्ट्स हैं वो गलत होंगे। जैसे कि यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन से वो गलत होने की चांसेस ज़्यादा है और सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के ठीक है। अगर सपोज एक ही क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट में सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हो, दूसरी स्टेटमेंट में दो ऑर्गेनाइजेशन हो, तो दो ऑर्गेनाइजेशन को गलत करना और एक ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करना। लेकिन अगर डाटा की बात हो ना, जैसे ऐसे हो, वहाँ पे डबल डाटा को ठीक करना और एक डाटा को गलत करना। ठीक है, ये पीवाईक्यू है, 2017-18 में भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन था और ये मैंने एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया। ये आप रूल भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब लोग आते हैं 52nd क्वेश्चन पर। वह ये आर्टिकल 148 की बात कर रहा है, इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, और ये नॉलेज बेस्ड है, इसका आंसर है बी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्टिट्यूटिंग एक्सरसाइज पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, नॉलेज बेस्ड था, इसमें हम लोग कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन। with reference to legislative assembly of state in India consider the following statement। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है और ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड है, इसमें हम लोग कोई क्वेश्चन ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। द गवर्नर मेक ए कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। हाँ, ये हम लोग स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट भी और गवर्नर भी अपने अपने हाउस और उस पर हर साल का पहला सेशन और नई गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है उसको एड्रेस गवर्नर और हमारे प्रेसिडेंट ये कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर के गवर्नर करते हैं और पार्लियामेंट में हमारे प्रेसिडेंट मैम या सर करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन ए स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव ए रूल ऑन पर्टिकुलर मैटर इट फॉलो द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ पे एग्जामिनर ने कुछ गलत किया है। देखिए कि किसी मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर का कानून नहीं है, लेकिन वहाँ पे कानून तो फॉलो करना पड़ेगा, बिना कानून के तो नहीं चल सकते। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर लोकसभा का कोई रूल होगा उसको फॉलो करेगी। यहाँ एक जनरल स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर है सी। और नए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54th। ठीक है, अब देखना 54th क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट है। नॉर्मली अब हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इतनी बड़ा, इतनी लेंथी, आपको पढ़ते ही काफ़ी बच्चे तो डर जाएंगे, बट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो ये स्टेटमेंट है इनमें एग्जामिनर पक्का कोई ना कोई हिंट देता है कि आप स्टेटमेंट तक पहुंच पाओ। अब यहाँ पे भी मैं आपको रूल बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक रूल सिखाया था, ट्रिक्स थी कि जहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन या दो एंटिटीज़ का नाम हो ना, उनको एग्जामिनर उनको स्वैप कर देता है, उनके फंक्शन को, उनके रोल को, उनके एम को, ऐसा कुछ चेंज करना बहुत आसान है। जैसे कि हमने एनजीटी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला क्वेश्चन देखा था। ठीक है,
ऐसे ही 2020 में भी एक साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन था, जैसे PSLV और GSLV वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे इनके आपस के और इनके आपस के फंक्शन और रोल को इंटरचेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखना, ऐसे एग्जामिनर करता है और यही चीज़ यहाँ पे फॉलो की है इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने। देख तो कैसे, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, हैज़ प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर। यहाँ पे ये बात कर रहा है करप्शन की, और यहाँ पे ये बात कर रहा है स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, ट्रैफिकिंग वगैरह की, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की। ठीक है, अभी ठीक है, अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे, सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट करप्शन इज द एवर फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोगों का क्या रूल था कि लीगली बाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं, बट थोड़ा भी आप होल्ड करके देखिएगा, करप्शन के अगेंस्ट है, UN की है, एक पॉजिटिव चीज़ है, हर कंट्री को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा किसी कंट्री को, अगर कन्वेंशन, जो करप्शन की कन्वेंशन है उसको अगर लीगली एनफोर्स करेंगे। ऊपर और जो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो हम लोग कन्वेंशन करते हैं या साइंस एंड टेक के रिलेटेड, वो कंट्रीज पे लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट का सपोज जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो रिच डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो उनके प्रोविजंस को तो अप्लाई कर लेंगे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो पुअर कंट्रीज हैं, वो इन्वायरमेंट या इसी कन्वेंशंस को लीगली बाइंडिंग एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगी, क्योंकि वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना फंडिंग है, और अभी वो ग्रोथ कर रही हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है। जो इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक ऐसी कोई कन्वेंशन होंगी ना, वो शायद ही लीगली बाइंडिंग मिले, बट यहाँ पे ये बात करिए कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की, और हर कंट्री करप्शन को टैकल करना चाहती है, हर कंट्री का मेन एम है। ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग है, बट फिर भी अभी आप अगर सपोज डायरेक्ट ट्रिक्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो इट्स ओके, अभी इसको भी गलत मान के चलिएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखिएगा, ए हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम is the inclusion of a specific chapter aimed at returning assets to their rightful owner from whom they have been taken illicitly। अब आप देखिएगा, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे इन दोनों को एग्जामिनर ने बदल दिया है? जो ये वाला है, ये स्पेसिफिक चैप्टर तो यहाँ पे होना चाहिए था, और ये जो स्मगलिंग वाला प्रोटोकॉल है ये यहाँ पे होना चाहिए था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन भी पता है करप्शन क्या होता है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या होती है, GS3 में आपने पढ़ा हुआ, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे, और एग्जामिनर ने वही किया है। यहाँ पे ये इसका था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और जो ये वाला था ये था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, और एग्जामिनर इन दोनों को बदल दिया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत, 1-3 एक साथ नहीं आ सकती, ये भी गलत और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत, और इससे बच गया 2 और 4 ठीक। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज मैंडेटेड बाय इट्स मेंबर स्टेट टू असिस्ट इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बोथ यूए। हाँ, असिस्ट तो कर ही सकते हैं, अब यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट करप्शन वाली इसको असिस्ट कर सकती है, इसको असिस्ट कर सकती है, असिस्ट कर सकती है। ठीक है, कोई यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम है, ड्रग्स और क्राइम, ये क्राइम और ड्रग्स हैं, दोनों करप्शन से भी जुड़े हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से भी जुड़े हैं, तो इसको असिस्ट कर सकती है, एक जनरल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, बट इनके फंक्शंस तो चेंज नहीं हो सकते ना, और एग्जामिनर यहाँ से इनका रोल और जो फंक्शन है उनको ही चेंज किया है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 55th ये है, 3 स्टेटमेंट है, पूछा कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। अब कहीं ना कहीं फैक्चुअल है वो है, तो तीनों तो ठीक हो नहीं सकती, तो कोई ना कोई तो गलत एग्जामिनर देगा ही देगा। एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट था उसमें अमेंडमेंट हुई है, फॉरेस्ट डिवेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज। फॉरेस्ट एरिया पे जो बैम्बू ग्रो होगा उसको गिराने का हक है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है गलत, ये उस टाइम अमेंडमेंट आई भी थी, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे पढ़ा होगा, बट फिर भी आप थोड़ा सोच के देखिएगा, अगर फॉरेस्ट एरिया में जो बैम्बू ग्रो हो रहा है उसको गिराने का हक है, तो जो फॉरेस्ट डिवेलर हो तो सारे बैम्बूज को काट देंगे, काट के बेच देंगे, इससे हमारे फॉरेस्ट कंजर्व थोड़ी ना होंगे, हमारे फॉरेस्ट का तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, लेकिन हमारा कोई भी एक्ट वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन करेगा, एक्सप्लॉयटेशन थोड़ी ना करेगा। तो ऐसे इस लॉजिक से भी आप स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं। ठीक है, सही स्टेटमेंट देखिए, एज पर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स एक्ट 2006, बैम्बू इज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हाँ, हो सकता है आप लोग पढ़ा भी होगा, बैम्बू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर, ये फॉरेस्ट एक्ट के तहत अलो ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट डिवेलर। हाँ, ओनरशिप है, ये तो हमने पढ़ा होगा ना इन्वायरमेंट, और उसमें नॉर्मल न्यूज़पेपर में भी आप लोग पढ़ते रहते होंगे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जो है
वो ट्राइबल्स को हक होता है, ओनरशिप होता है, जो ट्राइबल्स जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके, फॉरेस्ट डिवेलपर्स को भी, इन सबको। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू मैरी वन चॉइस, आर्टिकल 21 नॉलेज बेस्ड है। पॉलिटिका हर साल आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32, इस पे एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है एक ना एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट्स एक्ट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट ए सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। इंडियन पेटेंट एक्ट के तहत एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है टू क्रिएट ए सीड कैन बी पेटेंटेड, हाँ पॉसिबिलिटी है, भी पेटेंट क्यों नहीं हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, क्योंकि इंडिया में कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अपीलेट बोर्ड है ही नहीं। अब खुद सोच के देखिए, ये पॉसिबल है, कोई चांस ही नहीं है। नो है, गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है, ये है गलत, सेकंड गलत ये। अब 1 and 3, या तो सिर्फ 1 या सिर्फ 3। प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। अब थर्ड तो हर जगह स्टेट मस्ट है ही है, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन होता ना तो कि थर्ड कंपलसरी नहीं होता ऑप्शन के हिसाब से, तो हम लोग इसको गलत शायद कंसीडर कर सकते थे, बट ऐसा है ही नहीं, तो इसका मतलब थर्ड तो ठीक है ही है। अब बात आई फर्स्ट स्टेटमेंट की, सेकंड स्टेटमेंट गलत। अब इंडियन एक्ट के जो इंडियन पेटेंट्स एक्ट है उसके तहत बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सीड कैन बी पेटेंटेड, हाँ भी कैन है, शायद हो भी सकता है, बट ठीक है, और हम इसको ठीक मानेंगे, बट एग्जामिनर ने यहाँ पे इसका आंसर है सी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है। बट अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे वो नॉर्मल है, उसमें हमें ज़्यादा वो नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहा है 1986, जो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सोट। हाँ, तो एक जनरल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि भाई यहाँ जो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन है उसको करना, और आजकल तो गवर्नमेंट हर चीज़ में सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात कर रही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हाँ, अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये अगर स्टैंडर्ड्स वगैरह नहीं करेगा तो कौन करेगा, ये भी ठीक, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक लग रही है, बट एग्जामिनर ने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत, इसका आंसर, और इसका आंसर है सिर्फ बी। यहाँ भी हमारा जो रूल है कॉमन सेंस वो फेल कर रही है, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, होने दो, हमें 200 में से 200 स्कोर नहीं करना है, हमें 100+ स्कोर करना है, एक सेफ स्कोर करना है, कट ऑफ से एक अच्छा स्कोर हो, थोड़ा ऊपर जो सेफ हो बस। और कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, आपको 100% एक्यूरेसी भी नहीं लानी है। यही जो रूल्स और ट्रिक्स हैं, जो पैटर्न है, उसका कंसेप्ट है। 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन ठीक, 2 से 3 क्वेश्चन गलत, बस। नेक्स्ट है 59th क्वेश्चन, एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब आप खुद सोच के देखिएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, 4 स्टेटमेंट है, कोई एक ठीक है। अब एग्जामिनर पक्का कोई हिंट देगा कि आप बच्चों 3 स्टेटमेंट को कैसे एलिमिनेट करते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। क्यों भाई, 3 कैटेगरीज क्यों नहीं हो सकती, 4 क्यों नहीं हो सकती, 6 क्यों नहीं हो सकती, 7 क्यों नहीं हो सकती। डाटा है, चेंज करना आसान है, और एग्जामिनर ने इसको चेंज कर दिया, और ये होगी गलत। सेकंड स्टेटमेंट, द रूल्स आर अप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, नोटिफाइड टाउन्स, ठीक है, एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ये भी ठीक है, बट ओनली, और टाउन्स भी तो हो सकते हैं, कोई और लोकेशन भी तो हो सकती है ना, वहाँ पे नहीं है, सिर्फ इन 3 जगह ही, इन 3 जगह ही क्यों भाई, और जगह क्या पोल्यूशन नहीं होता क्या, सॉलिड वेस्ट और क्या और जगह प्रॉपरली मैनेज हो जाता है, नहीं होता ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ओनली एक्सट्रीम वर्ड है। अगर यहाँ पे सिर्फ ओनली नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट को ठीक मान लेते कि भाई हाँ यहाँ पे है, बट यहाँ पे इसने ओनली करके इस जो लॉ है, रूल्स है, इसको लिमिट कर दिया है, तो ये ओनली एक्सट्रीम वर्ड है, ये गलत। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द रूल्स प्रोवाइडेड फॉर एग्जैक्ट एंड एलोबरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। हाँ, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बात कर रहा है, तो ये मैनेजमेंट करने क्राइटेरिया और वो सब तो बताएगा ही ना, तो ये स्टेटमेंट ठीक होने के चांसेस हैं। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। अब खुद सोच देखिएगा, जहाँ पे वेस्ट जनरेट हुआ वो कैसे वेस्ट को रेगुलेट करेगा कि भाई हाँ, ये सपोज ए डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट था, यहाँ पे वेस्ट जनरेट हुआ और ये बी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना चाहिए, वेस्ट जनरेटर भाई कैसे देख पाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना वेस्ट जनरेटर के लिए, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत, इसका आंसर है सी। एक पॉजिटिव है, जनरल स्टेटमेंट है, कानून के बारे में बता रही है, ठीक है, और जो लॉ होता है, रूल्स होते हैं उनका, ये तो क्राइटेरिया, वो एग्जिट क्राइटेरिया वगैरह तो बताते हैं कि क्या है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक। 60 क्वेश्चन,
एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। अब ये देखिए, ये रूल्स एक्ट किसी ने नहीं पढ़े होंगे, ना ऊपर वाला पढ़ा होगा डिटेल में, ना इसने नॉर्मली पढ़ा होगा कि हाँ रूल्स हैं, लेकिन इतनी डिटेल में किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हमने ठीक किया है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी आपको कोई ना कोई हिंट देता है जिससे आपको थोड़ा सोचना है, यूपीएससी के पैटर्न्स के बेसिस पे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, सही आंसर तक पहुँच सकते हो। 60 क्वेश्चन, ये जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, रूल्स हैं इसके बारे में। इफ रूल्स फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि भी आप लोग सिर्फ 5 साल के लिए काम करोगे, 7 साल के लिए काम करोगे, 10 महीने के लिए काम करोगे। अगर ये रूल्स इम्प्लीमेंट कर दिए ना, तो इट बिकम ईजियर फॉर द फर्म्स कंपनी टू ले ऑफ वर्कर। हाँ भाई, क्यों नहीं ईजी हो सकता, जब ऑलरेडी पता है कि भाई आप सिर्फ 2 साल के लिए काम करोगे, 2 महीने के लिए काम करोगे, तो फिर उसके लिए तो आसान है ना फिर एम्प्लॉयर के लिए, जो कंपनीज के लिए, कि आप उसके बाद वर्कर को हटा सकते हैं कि भाई आपके 2 साल हो गए, अब आप हट जाओ, क्योंकि भी ऑलरेडी रूल्स में फिक्स्ड है कि भी इतनी ही एम्प्लॉयमेंट होगी आपकी। तो ये जनरल पॉजिटिव स्टेटमेंट ठीक है। नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ टेम्परेरी वर्कमैन। हाँ, अब जो आदमी टेम्परेरी है तो वहाँ पे नोटिस क्यों देना होता है, नोटिस तो देना होता है ना कि भाई कुछ मंथ्स का, कुछ टाइम पीरियड का, कि अब हम आपको नौकरी से हटा रहे हैं, ताकि भी उस टाइम पीरियड में वो बंदा अपना कोई नया काम वगैरह ढूंढ ले, ठीक है। बट यहाँ पे टेम्परेरी वर्कमैन है तो यहाँ पे नोटिस देने की जरूरत ही क्यों है, ऑलरेडी जब टेम्परेरी है वो। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, इसका आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट है 61st क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रीव्यू ऑफ। अब शायद ही किसी बच्चे ने इसको पढ़ा होगा, अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है। अब सो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सर्विस एरिया अप्रोच है, किससे जुड़ी है, अब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी हम लोग काफी बार सुना होगा। लीड बैंक स्कीम, शायद ही किसी बच्चे ने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा इसको, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये भी हर बच्चा सुनता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये भी हमने सुना है। लेकिन लीड बैंक स्कीम शायद ही रेयरली हमने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है। ये है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर है। ओड वन आउट जो रूल हम लोग करते हैं ना, वो यहाँ पे रूल हुआ है, फॉलो हुआ है, ठीक है। 2025 के पेपर में भी लगा था, वहाँ मैंने आपको बताया। 2023 में भी लगा है, 2020 में भी लगा था हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। 2017-18 का जो पेपर हमने डिस्कस किया, वहाँ भी हमने ये रूल लगाया। तो ये रूल यहाँ पे फॉलो हुआ है, ओड वन आउट वाला, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है 62nd। विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। सैंड इज माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन कंट्री। हाँ भी ठीक है, सैंड हर जगह मिलती है, लोग यूज करते हैं, तो ये माइनर मिनरल हो सकता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स। स्टेट गवर्नमेंट के पावर है माइनर मिनरल्स को लीज देने की, बट पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब खुद सोच के देखिएगा, कंट्राडिक्ट, ये ऑलरेडी हालांकि PIQ है, आ चुका है। 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, और आई थिंक 2015 या 17-18 में भी पूछ चुके यूपीएससी क्वेश्चन। फिर भी देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पावर तो है कि जो माइनर मिनरल्स के ना, उनको लीज के लिए कानून बनाए, लेकिन वो रूल्स बनाने के जो है ना माइनर मिनरल्स के लिए कौन से रूल्स बनाने हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कंट्राडिक्टरी नहीं हो गया आपस में, स्टेटमेंट होगी गलत, ठीक है। ये गलत, ये गलत। अब थर्ड स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग। हाँ, क्यों नहीं हो सकती भाई, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक, इसका आंसर है ए, ठीक है। इस क्वेश्चन का ध्यान से पढ़िएगा, तो ये खुद स्टेटमेंट ही कंट्राडिक्ट करके बता रही है। ऐसे ही एग्जामिनर आपको बोलता है कि जैसे 3 स्टेटमेंट थी हमारी, ठीक है, तीनों में कुछ फैक्चुअल भी चीजें हैं, तो एग्जामिनर कोई ना कोई हिंट तो देगा ही किसी एक स्टेटमेंट में, जिससे कि आप जो गलत स्टेटमेंट होगी और जिससे आप तक पहुंच जाओ। तो यहाँ पे यही हिंट दिया था एग्जामिनर ने कि स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे पावर तो है माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स को माइनिंग का लीज पे देने के लिए, ग्रांट्स के लिए, बट पावर रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स, ग्रांट करेंगे ना उनके रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, कंट्राडिक्टरी होगा, ये स्टेटमेंट गलत होगी। आंसर तक पहुंच गए। अब देखना 63rd क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। इकोनॉमी में जो वो नहीं है, पब्लिक डेब्ट का जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंडिया का जो डेब्ट है ना, वो गवर्नमेंट एंटिटीज, आई थिंक कॉमर्शियल फर्म्स वगैरह के है एक्सटर्नल डेब्ट, वो कॉमर्शियल फर्म्स पे ज्यादा है। ऑल ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेब्ट इज डिनोमिनेटेड इन US$। नहीं भाई, ऑल तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और क्यों, और भी तो है, गोल्ड भी हो सकता है, SDR भी हो सकते हैं, दूसरी कंट्रीज की करेंसीज भी तो हो सकती है, ये भी गलत, इसका आंसर है डी।
नेक्स्ट है 64, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट, ये याद रखिएगा नोट, एज यूपीएससी हाईलाइट करके देती है, क्या पता 2026 में हाईलाइट करके ना दे और आप लोग जस्ट नोट पे ध्यान ही ना दो। तो हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, हर चीज को ध्यान से पढ़ना है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, करेक्ट पूछ रहा है या नोट करेक्ट पूछ रहा है। तो नोट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक इन द इंडिया डिपॉजिट्स, ये इसका आंसर है, नॉलेज बेस है, इसमें हम लोग कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है 65th क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर आर कंट्रीब्यूटेड टू द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी रिस्क। ठीक है, ये भी इकोनॉमी का कंसेप्चुअल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी कोई ट्रिक वगैरह हम लोग नहीं लगा सकते, इसका आंसर है बी। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगर आपको थोड़े कंसेप्ट पता है ना, रेमिटेंसीज पे गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर होता है उससे इन्फ्लेशन वगैरह करेंसी का क्या रिलेशन होता है, तब इस क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, which one of the following suggested that governor should be an eminent person outside the state and should be detailed figure। ये हम लोग हर कोई पढ़ते हैं, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन होता है गवर्नर्स के लिए, और इसका आंसर है सरकारिया कमीशन। पॉलिटी का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, हर किसी को पता होना चाहिए, इसका बहुत नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए 67th, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly। तो यहाँ पे देखिए नोट नोट, दो ऑप्शंस में सेम वर्ड हो तो आंसर उनमें से ही एक होगा। ठीक है, अब हम सबको पता है प्रोमिसरी नोट और पार्टिसिपेटरी नोट, इसका आंसर है पार्टिसिपेटरी नोट। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एटलीस्ट 50-50 तक तो पहुंचे ना। ठीक है, तो ये ट्रिक इसमें काम आएगी, इसमें ट्रिक भी काम आएगी प्लस में नॉलेज भी काम आएगी आपकी। नेक्स्ट है 68, एज पर द compensatory afforestation fund management and planning authority exist at both national and state level। as per law जो compensatory forestry fund management है ना, ये नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल दोनों जगह काम करती है। हाँ भाई, एग्जिस्ट करती है, इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा भी होगा। पीपल पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी, मैंडेटरी कुछ नहीं होता है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि भी पीपल्स का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी होना चाहिए, और हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि अभी तभी तो हम लोग जो कोई भी पॉलिसीज हैं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तभी इंश्योर कर पाएंगे जब सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, बट कानून में ये मैंडेटरी नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगर फिर भी आप इसको दोनों को सी कर दो, इसको भी ठीक मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गलत हो जाता है इट्स ओके। ठीक है, हालांकि इसका आंसर ए है, सेकंड स्टेटमेंट है गलत। तो आप लोग ये मैंडेटरी वर्ड से थोड़ा संभल के रहिए, ध्यान से रहिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है आपको ज़्यादा भी फालतू में। ठीक है, नेक्स्ट है 69th, इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और ये सब में। अब देखिए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स। ठीक है, अब देखिए नीति आयोग थोड़ी ना कुछ करता है, रिव्यू वगैरह वो सब थोड़ी ना करता है नीति आयोग, तो ये कट गया। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन भी इनको रिव्यू थोड़ी ना करता है। फाइनेंस कमीशन तो क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि टैक्स का डिवोल्यूशन कितने परसेंटेज सेंट्रल स्टेट और विद इन स्टेट वगैरह में होगा। थर्ड भी कट गया, तो इसका आंसर है ए। ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 17, विद रेफरेंस टू इंडिया 5-year प्लान विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, 5-year प्लान पे 3 स्टेटमेंट है, फैक्चुअल है, कहीं ना कहीं फैक्ट भी बताया इन्होंने, तो तीनों तो ठीक हो ही नहीं सकती। तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ एक हिंट तो देगा स्टेटमेंट में कि आप उसको कोई एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट जो गलत है उनको पकड़ो। अब देखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम द सेकंड 5-year प्लान देयर वाज ए डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, सेकंड 5 year से फैक्ट है, क्या पता हो क्या पता ना हो, ठीक भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी आप सेकंड स्टेटमेंट पे चलिएगा। The fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power। हाँ भी, ये भी ठीक हो सकती है गलत हो सकती है, क्या पता फोर्थ हो या पता फिफ्थ 5-year हो, यहाँ पे क्या पता सेकंड की जगह थर्ड हो या फिर फोर्थ हो। फैक्ट है, हमें नॉलेज नहीं है। अब आप थर्ड स्टेटमेंट देखिएगा, इन द फिफ्थ 5-year प्लान। अब फिफ्थ 5-year प्लान है, देखो एक 5-year प्लान 5 साल तो चलता ही है। ठीक है, आप लगा के चलिए कि फिफ्थ 5-year प्लान नॉर्मली 25 साल बाद आया था। ठीक है, बीच में आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी जस्ट हम लोग बेस चीज से, यानी कि हम लोग 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने 19 हो गया था और 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे। तो 57 आप 50 से लेके चलिएगा, यानी कि 1975 तक
इन द 5th 5-year प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। मतलब हम लोग आज़ादी या रिपब्लिक डे से हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट करने से हम लोग 25 साल तक हम लोगों ने फाइनेंशियल सेक्टर को हमारी प्लानिंग में इंट्रोड्यूस किया ही नहीं था। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? प्लानिंग का फायदा ही क्या हुआ अगर हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड ही नहीं करेंगे? तो स्टेटमेंट होगी गलत। 3 गलत, ये गलत, ये ठीक। इसका आंसर है ए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो हमने फर्स्ट 70 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को एड्रेस कर दूंगा। तो गाइज थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।